Hello dear students. Now we are going to continue with our chapter gravitation. और gravitation में in the previous class we saw Newton's universal law of gravitation, which says every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of the masses, and the force is inversely proportional to the square of the distance between the masses. Remember, in our textbook एक जगह ये डिस्टेंस d से बताया है, बाकी आगे r से बताया है. एक बार d से बताया, एक बार r से, तो कंफ्यूजन होगा दो बार, एक बार d से बताया, एक बार r से बताया. तो we will always show the distance by r. ठीक है, r is the distance between them. m1 is the mass of the first object, m2 is the mass of the second object, d is the distance between the two objects. Now जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इज इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है. और फिर क्या होता है, कांस्टेंट हट गया तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट गया तो वी नीड कांस्टेंट, एंड हियर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज पार्लेजी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इनटू m1 इनटू m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. व्हाट इज g, वेयर g इज कॉल्ड the universal gravitational constant. It is called universal gravitational constant. And what is the value of this constant? Is constant की constant value कितनी है, तो it is 6.673 into 10 raised to power minus 11. This value was given by Sir Henry Cavendish. वही सर हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन गैस को भी डिस्कवर किया था सबसे पहले दुनिया में. तो दैट इज जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हमने पता किया था कल, एक एग्जांपल हमने पढ़ते देखा था कि लेट अस फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन नोबिता एंड शिजुका. तो जी की वैल्यू हमको पता करना है, समझो हमको पता करना है दोनों में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो सबसे पहले जी की वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय द वैल्यू ऑफ जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. हाँ, कभी-कभी अपनी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, दिस इज 6.673, तो टेक्स्ट बुक कहती है इसको राउंड ऑफ कर दो और शॉर्टकट में ओनली 6.67 ले लो बोलते, आखिरी का 3 छोड़ दो बोलते. अपनी टेक्स्ट बुक कभी-कभी ऐसा भी बोल देती है. इनटू m1, मान लो कि नोबिता का मास है 100 किलो, 100 किलोग्राम, इनटू शिजुका का भी मास कितना है 100 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. अब नोबिता और शिजुका के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मान लो 1 मीटर है ना. नोबिता, मास ऑफ नोबिता 100 किलोग्राम, मास ऑफ शिजुका 100 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन शिजुका एंड नोबिता 1 मीटर. ठीक है, तो यहाँ m1 यानी मास ऑफ n नोबिता, m2 यानी मास ऑफ शिजुका s, और डिस्टेंस बिटवीन देम. सो mn यानी मास ऑफ नोबिता 100 किलोग्राम, मास ऑफ शिजुका 100 किलोग्राम, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है 1 मीटर. डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी मेजर्ड इन मीटर. SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं. तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.673 इनटू 100 का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, 10 raised to power 2, इनटू ये 100 का मतलब क्या होता है 10 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर यानी कुछ भी नहीं, 1 ही है, वैसे तो उसको छोड़ दो. फिर क्या करेंगे हम, F इज इक्वल टू 6.673 इनटू, अब लॉज ऑफ इंडाइसेस का एक लॉ याद करो आपको, जो पहले बचपन में होता था, a raised to power m इनटू a raised to power n इज इक्वल टू a raised to power m प्लस n. a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. मतलब 10 raised to power 2, 10 को a समझ लो, 10 raised to power 2 into 10 raised to power 2 है तो कितना हो जाता है, 10 और 10 a और a रहा तो a ही होता है, यानी 10 हो जाएगा. m यानी 2 और n यानी 2, तो m plus n यानी 2 plus 2, तो इसका आंसर क्या होता है 10 raised to power 4. रफ है वो, दिस इज रफ वर्क. एंड दिस इज फेयर एंड लवली, ये फेयर है. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब क्या बचता है, F इज इक्वल टू 6.673 into
10 रेज़ टू पावर, अरे अपन ने g का वैल्यू तो पूरा लिखे ही नहीं। g का वैल्यू कितना होता है, सॉरी, g का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 इंटू नोबिता का मास 100 यानी 10 रेज़ टू पावर 2, शिजुका का मास 100 यानी 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 100 कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू पावर 2 आल्सो, आपको मालूम है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 इंटू ये 10 रेज़ टू पावर 2 है और ये 10 रेज़ टू पावर 2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 जैसे ऊपर हुआ था। अब क्या होगा, f इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 और a प्लस 4 है, ये a है समझो, ये b है, रफ, फिर से रफ वर्क, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n रहा तो क्या होता है a रेज़ टू पावर m प्लस n, तो ये होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो बचेगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 प्लस 4, माइनस 11 प्लस 4 यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, ग्रेटर का साइन माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन, यानी इतना फोर्स है ना। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। और रूल याद रखो एक फिजिक्स का कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट हो और वो यूनिट की पूरी स्पेलिंग लिखे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल, यहाँ ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता। आप बोलोगे सर न्यूटन तो एक प्रॉपर नाउन है, उसका एन कैपिटल होना चाहिए, नहीं, अगर कोई यूनिट है साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ यूनिट है तो पूरी स्पेलिंग लिखते समय फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना चाहिए, और अगर सिंबल लिख रहे तो फिर कैपिटल एन, यानी अगर मैं ये न्यूटन पूरा ना लिखते हुए सिर्फ एन लिखता हूँ, सिंबल लिखता हूँ तो कैपिटल रहेगा, और पूरी स्पेलिंग लिखे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना। सो दिस इज, ये इतना हो गया, बात समझ गए। अब इसी को अगर अपन चाहे तो ये -7 ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 और एक डिजिट का डेसिमल पॉइंट इतना, तो f इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 को अपन ने ऐसा लिख दिए, और ये कितने 1 2 3 डिजिट और ये कितने 7, यानी टोटल 10 डिजिट्स हो जाएंगे, तो 1 डेसिमल पॉइंट कितने 3 डिजिट्स का, तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी 6 और 3 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 6 7 3 न्यूटन। तो नोबिता 100 किलो का है, शिजुका 100 किलो की है ना, 100 किलो के, और कितने दूर खड़े 1 मीटर दूर, पास में ही खड़े, फिर भी उनके बीच में फोर्स कितना है, ऑलमोस्ट 0। अगर इसका नियर अबाउट राउंड ऑफ वैल्यू लाए तो 0.00 यानी 0 ही समझ लो, बहुत कम वैल्यू है फोर्स, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अपन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट इन द प्रीवियस लेक्चर कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, यानी भारी भारी चीजों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं रहता। अगर बहुत करोड़ करोड़ किलो की कोई चीज है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन 100 किलो वाली चीजों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसी ये रीजन है कि नोबिता और शिजुका आमने सामने खड़े हैं 1 मीटर दूरी पर, फिर भी एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, भिड़ क्यों नहीं जाते वो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को, लेकिन भिड़ नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा 11 थोड़ा सा हमको 9th स्टैंडर्ड को याद करना है। आई होप आपने 9th स्टैंडर्ड में अच्छी पढ़ाई किए होंगे। हम तो जनरली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर ट्यूशन ज्वाइन करना है तो 9th स्टैंडर्ड से ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारी ट्यूशन ज्वाइन करें, कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करो, लेकिन 9th स्टैंडर्ड से ट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन तो मैं 9th स्टैंडर्ड में भी समझाया था। तो सी, अब ये हटा देते हैं नोबिता और शिजुका को, यहाँ लिखेंगे हम F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अंडरस्टूड। F इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई इंसान हो या लाइफ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, m1 m2 इज द मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड r² इज व्हाट इज r, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ से एक और चीज, अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में r² इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इट विल बिकम f इंटू r²। व्हाट इज r, डिस्टेंस, फिर ये g,
m1 और m2 काय में है, न्यूमरेटर में। अगर मैं इनको ऐसा ला लूंगा तो इधर से डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू g। देखो ध्यान से देख के बताओ सही है कि नहीं है। f r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो उसको मैंने कहाँ ला लिया, न्यूमरेटर में ला लिया। r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो मैंने उसे न्यूमरेटर में ला लिया। m1 इंटू m2 न्यूमरेटर में, तो मैंने उनको डिनोमिनेटर में ला लिया। क्यों लाया, क्योंकि मुझे g का यूनिट लाना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सी, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ f SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू SI यूनिट ऑफ r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 यानी SI यूनिट ऑफ m1 इनटू SI यूनिट ऑफ m2। अगर इनके SI यूनिट को इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ g मिल जाएगा हमको, क्योंकि एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए। स्टेट द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या है बताओ बोलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आगे इसका काम आने वाला यूनिट हमको याद रहना चाहिए, यूजफुल है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हम। फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, बिकॉज फोर्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च किसने किया था, न्यूटन ने किया था। तो और SI यूनिट ऑफ r स्क्वायर, r यानी क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का SI यूनिट हमेशा क्या रखना चाहिए, मीटर। तो ये हो गया मीटर, लेकिन r का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मीटर का भी स्क्वायर कर देंगे अपॉन SI यूनिट ऑफ m1। मास 1 का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्या आपको मालूम है मास का SI यूनिट किलोग्राम है। मास हमेशा किलोग्राम में गिनना चाहिए। 1 किलो 2 किलो दुकान से खरीद के लाते ना किराना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। हाँ, दूसरा SI यूनिट ऑफ m2 मास 2। नोबिता का मास काय में गिनेंगे, किलो में गिनेंगे। शिजुका का मास भी काय में गिनेंगे, किलोग्राम में गिनेंगे। इज इक्वल टू, ये हुआ SI यूनिट ऑफ g। मान हमको SI यूनिट ऑफ g मालूम नहीं है, पता करना क्या होता। तो अब ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ g। SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, जिन लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है, वैसे तो मैंने पीडीएफ भेजा था आपको ग्रुप में टेक्स्ट बुक का, लेकिन कुछ लोगों के पास में पुराने फ्रेंड्स की खरीदी हुई टेक्स्ट बुक होंगी, तो उसमें क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, SI यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू, देखो ये डिवाइड में किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इसको डिवाइड से इनटू में लाएंगे तो रूल क्या है, लॉस ऑफ इंडाइसेस का रूल क्या है, लॉस ऑफ इंडाइसेस का रूल है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता तो उसका जो रेज टू पावर रहता वो पावर का साइन चेंज हो जाता। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू किलोग्राम रेज टू पावर -2 हो जाएगा। नीचे है तो किलोग्राम रेज टू पावर +2 है, न्यूमरेटर में आ जाएगा अगर किलोग्राम तो फिर हो जाएगा किलोग्राम रेज टू पावर -2। इसको पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स, लेकिन इतना भारी नाम याद मत रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स, लेकिन ये याद रखना अगर आपने इतना भी लिखा तो ये करेक्ट है, ये वाला लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है और अच्छी बात है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मैंने यहाँ वैल्यू लिखा, जी की वैल्यू कितनी रहती है, 6.67 × 10⁻⁻11। मैं यहाँ यूनिट लिखूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट भी लिखते होंगे 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अंडरस्टूड? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, डू नॉट वेस्ट टाइम। चलो नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड।
ये भी नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर नोट डाउन कर लिया करो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं भी स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर सकता, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लेने जाता हूँ तो वो कैमरा ही ऑफ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ सी, अब याद करो वो दिन जब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े थे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रिमेंबर, अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन पूछा एक जगह कि स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट क्या आपको मालूम है कि जब ये टेक्स्ट बुक फर्स्ट टाइम आई थी 2018 में और 2017 में ये बुक आई थी और 2018 में बोर्ड एग्जाम हुई थी, उस समय क्या हुआ था पता है कि उस समय 2018 में एग्जाम हुई थी, हाँ बराबर है, 2018 की बोर्ड एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड का भी 20% आया था, तो उसमें न्यूटन के लॉज 9th स्टैंडर्ड में दिए हुए, 9th स्टैंडर्ड के न्यूटन के लॉज एग्जाम में 10th में भी आ सकते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस का तरीका चेंज हो गया क्वेश्चन पेपर पूछने का, तो अब क्या होगा 9th स्टैंडर्ड का नहीं आएगा एग्जाम में, होंगे 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, 9th के नहीं आएंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको 10th स्टैंडर्ड में नहीं पूछेंगे, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे, अपना दिमाग क्यों खराब करना है ना, अच्छी मेमोरी। तो सी, इसलिए मैं आपको सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग है ना, मैं ट्यूशन में पढ़ाते समय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कभी कभी न्यूटन बकरी लॉ ऑफ मोशन होता है, बकरी इज गोट, ही गोट, शी गोट, बकरी बकरा बकरी, है ना। तो न्यूटन बकरी लॉ ऑफ मोशन क्या मालूम है, F is equal to m into a। What is F? Force। अगर एक फुटबॉल रखा मैंने उसको लात मार दिया तो फुटबॉल पे मैंने क्या लगाया, फोर्स। m यानी मास, फुटबॉल का मास, और a यानी एक्सेलरेशन। What is a? A is called acceleration। क्या आप लोगों को एक्सेलरेशन का मीनिंग समझता है? एक्सेलरेशन गाड़ी में वो रहता है पता, टू व्हीलर में ऐसा कुछ तो भी वो घुमाते बोलते हैं, ऐसा गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, ऐसा करे तो कैसा करे तो कम हो जाती है, हाँ वेरी गुड, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेटर। कार में पैर के पास रहता है और टू व्हीलर्स में हाथ से करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं हम लोग। एक्सेलरेटर का क्या काम होता है? स्पीड को बढ़ाना, ऐसा कर दो तो स्पीड बढ़ जाती है और ऐसा कर दो तो स्पीड कम हो जाती है। तो एक्सेलरेटर का काम है स्पीड बढ़ाना या स्पीड कम करना। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ जाना या कम हो जाना। अगर ये डस्टर को मैं ऊपर से नीचे छोड़ दूं तो जब ये डस्टर नीचे गिरेगा तो जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ पर इसकी स्पीड कम है, यहाँ आएगा तो और फास्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा तो और फास्टर हो जाएगा, नीचे जाएगा तो फास्टेस्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे कोई चीज ऊपर से फेंकी हुई चीज नीचे नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन आ गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर मैं डस्टर को ऊपर फेंकूंगा तो डस्टर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक जाएगा डस्टर, फिर नीचे आना चालू होगा फिर से। तो जब कोई चीज को ऊपर फेंको तो उसकी स्पीड कम होती जाती है और जब किसी चीज को नीचे फेंको तो उसकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है तो स्पीड बढ़ती जाती है नीचे आते समय, है ना। तो व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन। अगर समझो आप बाइक चला रहे, रास्ते से धीरे धीरे बाइक चला रहे, लेकिन जैसे रिंग रोड आ गया, हाईवे आ गया, खुला मैदान, बढ़िया अच्छा रोड आ गया, तो आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, फास्ट में भाग रहे। तो जब आप फास्ट में भाग रहे, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी में एक्सेलरेशन आ गया। और फिर देखिए कि सामने के रोड से आपको दिख रहा है कि आपके पापा जा रहे हैं या आपको दिखे एजाज साहब दिखाई दे रहे, तो आप क्या करोगे? स्लो करो साहब दिख रहे हैं या पापा दिख रहे हैं, तो आप गाड़ी की स्पीड कम कर दोगे। तो उसको कहते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन आ गया। तो स्पीड बढ़ जाना या घट जाना, चेंज हो जाना स्पीड का, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनडायरेक्टली मैंने आपको समझाया कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब वो बहुत लंबी कहानी है इसलिए और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं न्यूटन के लॉज भी आपको बहुत डिटेल में समझाने लग जाऊँ बहुत टाइम हो जाएगा। तो
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो सब आप 9th में पढ़ चुके हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी स्पीड बढ़ जाना है घट जाना। किसी भी चीज पर फोर्स लगाओ तो उस भारी चीज का, उस मास वाले ऑब्जेक्ट का, फुटबॉल वगैरह का स्पीड चेंज हो जाता है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। तो कहते हैं ऐसी झूठी मूठी कहानी बना है। कहते हैं एक दिन न्यूटन जंगल में गया था और जंगल में एक बकरी दिखी उसको। ही फाउंड अ गोट देयर एंड ही किक्ड द गोट। उसने बकरी को न्यूटन ने बकरी को लात मार दिए। तो फिर क्या हुआ? बकरी बोली मैं। न्यूटन से डरे, बकरी को फोर्स लगाया, लात मारा तो बकरी ने मैं बोली। अच्छा, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर क्या हुआ? बकरी को भी गुस्सा आया, बकरी ने एक खींच के न्यूटन को मार दी। सिंग उसके होते हैं ना, तो बकरी ने न्यूटन को मार दी। तो न्यूटन ने बोले थर्ड लॉ भी दे दिया। न्यूटन ने कहा ओ माय गॉड, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसे मजाक से लोग लॉ बनाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ जो फोर्स है, क्या मैं उसकी जगह m इंटू ए लिख सकता, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता? ऑफ कोर्स लिख सकता। ये भी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये भी फोर्स इज इक्वल टू ये वाला है। LHS सेम है, फोर्स तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता, फोर्स की जगह लिख देता m इंटू ए, मास इंटू ये m1 है, समझो मास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, रुक जाओ मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये है हमारी धरती माता, जियो मेरे लाल, अर्थ। और क्या आपको मालूम है अर्थ का मास कितना है? तो अर्थ का मास कैपिटल M से हम बताते हैं, और हमारी अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम्स नियरली। मतलब यहाँ पर 6 के सामने 24 जीरोस लगा दो, 24 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे 24 जीरोस लगा दो, उतने किलो की हमारी अर्थ है, ठीक है। और मेरा मास, अंसार सर का मास है समझो m1, और अर्थ का मास क्या है? m2 है। m2 यानी कैपिटल M से बताना, जरूरी नहीं m1 और m2 लिखना, कैपिटल M स्मॉल m भी लिख दिए तो भी चलता। स्मॉल m इज मास ऑफ अंसार सर, मास ऑफ अंसार सर। कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ अर्थ, हमारी धरती माता का मास है। M इज कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ अंसार सर। अब अंसार सर यहाँ खड़े हैं अर्थ पर, जब बैठे दिख रहा नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा मोटा हो जाता हूँ। बैठा हूँ, ये देखो आपको, ठीक है, ये मेरे पैर है और ये मेरे हाथ है। तो अब अर्थ के बीच में और मुझ में कितना डिस्टेंस है? तो जितनी अर्थ की रेडियस है उतना मुझ में और अर्थ में डिस्टेंस है। देखो अर्थ की रेडियस है ये, और मैं भी अर्थ के ऊपर बैठा हूँ, तो हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन अंसार सर एंड सेंटर ऑफ द अर्थ? और मैंने बताया था आपको डिस्टेंस कहाँ से गिनना, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से मेरी बॉडी के सेंटर तक। लेकिन मेरी बॉडी का सेंटर कहाँ है? नजदीकी तो अर्थ, क्योंकि मैं बैठा हूँ। अगर मैं ऊपर रहता था खंबे पे चढ़ के तो मेरी बॉडी का सेंटर भी ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन मैं अर्थ पे बैठा हूँ, मेरी बॉडी का सेंटर भी नजदीक है। तो ये क्या हुआ? आर, व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या आपको मालूम है अर्थ की रेडियस कितने किलोमीटर की है या कितने मीटर की है? तो अर्थ की रेडियस है 64,000,000 मीटर, यानी 64 लाख मीटर, 64 लाख मीटर। कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर से बताते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, और उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स यानी एक जगह पर उसकी वैल्यू हम फिक्स मान लेते हैं, वो है 64 और उसके सामने 5 जीरोस, कितने? 5, 1 2 3 4 5 मीटर। ये यूनिट पे ध्यान रखना, मीटर, दिस इज मीटर। 6 4 5 जीरोस मीटर, इतने मीटर की अर्थ की रेडियस है। और मेरा मास m है, मैं अपने मास की वैल्यू नहीं लिखता, अच्छा नहीं लगता, बहुत कम मास है, तो मेरा मास m है। अब क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे f की जगह क्या लिखूं मैं? m इंटू a, व्हाट इज m?
मास ऑफ अंसार सर, ये लॉ, ये डबल से लिखता हूं मैं, अंसार सर में और अर्थ में कितना अट्रैक्शन है। आपको मालूम है मेरी धरती माता, मेरी अर्थ, मदर अर्थ मुझे कितना चाहती है, मुझे कितना अट्रैक्ट करती है। देखो F इज टू जी की वैल्यू रखना पड़ेगा वहां पर, मैं अभी वैल्यू नहीं रखता, इनटू मेरा मास कितना है स्मॉल m, और का मास कितना है कैपिटल M, बड़ी और बड़ा मास, इनटू मुझमें और अर्थ में कितनी दूरी है, और की रेडियस कितनी, थोड़ी सी ज्यादा है वैसे, लेकिन इतनी सी का कोई वो नहीं, हम उसको रेडियस के इक्वली मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल R लिखना, कैपिटल R स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल R? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ अंसार सर बॉडी। मेरी बॉडी का सेंटर और अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस कितना है, जितना नियरली लगभग अर्थ की रेडियस है। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दिया, क्योंकि अर्थ बड़ी है तो उसकी रेडियस भी बड़ी है, तो कैपिटल बड़ा R बताना पड़ेगा, बिग R, कैपिटल R। तो ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ F की जगह मैं क्या लिख सकता, m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स लगाओ तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मैं लिख रहा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो ये जो F है लेफ्ट में, उसकी जगह m इंटू a लिख दिया। राइट में क्या लिखूंगा मैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अंसार सर इंटू मास ऑफ बड़ी अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस, अर्थ की रेडियस यानी मुझमें और अर्थ में कितनी दूरी है, एक रेडियस के जितनी दूरी है, 64 लाख मीटर। अब क्या होगा, आपको मैथ्स आता है, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू जी इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ का m कहाँ गया, तो इधर आ गया घूम के, ऐसा इधर से नीचे आ गया, और ये मेरा मास और मेरा मास कैंसल, और क्या बचा फिर, a इज इक्वल टू पार्ले जी कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अंसार सर एंड अर्थ स्क्वायर। समझ गए? और डिस्टेंस हमेशा नहीं, तो आप बोलेंगे सर आपके और अर्थ के बीच में तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं दिख रहा, आप तो अर्थ में बैठे हैं, तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस सेंटर से सेंटर का गिना जाता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स है, m मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास बदलता नहीं है, उतना ही रहता, r रेडियस ऑफ द अर्थ, ये डिस्टेंस भी हम फिक्स वैल्यू मान के लेकर चलते हैं उसकी। तो अब क्या होगा, ये क्या है एक्सेलरेशन। अब एक दूसरी चीज पर ध्यान दो, अगर मैं इस डस्टर को ऊपर से नीचे छोड़ देता हूं, वो देखो डस्टर गिर गया, अगर मैं ये डिस्टेंस को ऊपर से नीचे छोड़ देता हूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। If I release the duster from a particular height, it will fall towards the earth. And why will it fall towards the earth? Because it will be attracted by the gravitational force. ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होगा और नीचे नीचे गिरेगा, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब इसकी स्पीड बढ़ रही तो इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन। थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हम, जब किसी चीज की स्पीड या तो बढ़ जाए तो भी एक्सेलरेशन होता है, और स्पीड घट जाए तो भी एक्सेलरेशन होता है। स्पीड बढ़ जाए तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और स्पीड घट जाए तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ गई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और स्पीड घट गई तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन चालू हो रही और भाग रही फास्ट में, तो उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि पहले ट्रेन रुकी हुई थी, कम स्पीड थी, और फिर बाद में भागने लगी, स्पीड ज्यादा हो गई। और अगर दूसरा रेलवे स्टेशन आ गया तो क्या होगा, ट्रेन रेलवे स्टेशन को देखकर धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, और स्लो होते 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो और रुक जाएगी फिर बाद में। तो जब किसी चीज की स्पीड कम होती है तो हम कहते हैं उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, और जब किसी चीज की स्पीड बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। और स्पीड या तो बढ़ जाए या घट जाए, चाहे कुछ भी हो, स्पीड में चेंज आ गया तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो ये डस्टर मैंने ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा इसमें। तो एक्सेलरेशन क्यों आया, किसके कारण आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्योंकि जब मैंने इसको डस्टर को ऊपर से नीचे छोड़ा तो जैसे जैसे अर्थ के पास में जा रहा, अर्थ से इसका डिस्टेंस कम हो रहा, तो डिस्टेंस कम हो रहा तो फोर्स क्या हो रहा, बढ़ रहा, और इसको ज्यादा से ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है।
जितने ज्यादा फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है उतना और फास्ट भाग रहे हैं अर्थ से जाने अर्थ के पास जाने के लिए। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है इसलिए उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक चीज पे ध्यान दो, यहाँ पर मैं एक ही जगह देखो कुछ और लिखने वाला हूँ, एक ही जगह में लिख रहा स्मॉल जी। व्हाट इज स्मॉल जी? स्मॉल जी इज नथिंग बट, यहां लिखता हूं, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ जाना। आप बोले सर ए तो लिखे थे, अब जी का क्यों लिखे? तो अगर एक फुटबॉल रुका हुआ है तो अभी उसकी स्पीड कितनी है? कम, 0 है। मैंने उसको लात मार दिया तो फुटबॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो फुटबॉल में क्या आया? एक्सेलरेशन आया। किसने लाया वो एक्सेलरेशन? उसकी स्पीड किसने चेंज किया? अंसार सर ने। तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अंसार सर। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को, फुटबॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दिया और उसकी स्पीड बढ़ रही, तो मैंने लात मारा कि फुटबॉल को? नहीं, मैंने तो ऊपर से नीचे छोड़ दिया और फुटबॉल तो खुद ही नीचे 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 गिरता जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और वो स्पीड किसके कारण बढ़ रही है? अब अंसार सर के कारण नहीं बढ़ रही, उसकी स्पीड बढ़ रही है ग्रेविटी के कारण। तो इसीलिए उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अंसार सर को ए से बताते और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से बताते, क्योंकि ग्रेविटी की स्पेलिंग जी से चालू थी। तो व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो यहां देखो मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का व्हाट इज जी? जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान दो, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं आपको मैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, बहुत साल पहले, शायद टेक्स्ट बुक में ईयर दिया है कि नहीं दिया मुझे अच्छे से ध्यान में नहीं है। बहुत साल पहले की बात है। इटली इज अ कंट्री, इटली एक देश है और वहाँ लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है और इटली का कैपिटल रोम है। इटली का कैपिटल रोम है और इटली में एक सिटी है। इटली इस कंट्री में एक सिटी है, उस सिटी का नाम है पिसा। इटली एक कंट्री है और वहां पर एक सिटी है, शहर है। उस शहर या गांव जो भी होगा पता नहीं, मैं तो गया नहीं वहां पे, लेकिन सिटी होगा मेरे ख्याल से। अभी तो सिटी बन गया, उस समय गाँव था हमारा शहर, तो यह पता नहीं उस समय भी सिटी होगा जाने। इटली में पिसा नाम का एक सिटी है और वहां पर एक टावर है, जैसे अपने इंडिया में कुतुब मीनार है, बहुत बड़ा टावर है, पिलर है बहुत बड़ा ऐसा, वैसे इटली में एक बहुत बड़ा टावर, बहुत ऊंचा टावर अभी भी है ना। और उस टावर का नाम क्या है? उस टावर का नाम है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। लीनिंग टावर, टावर यानी पिलर, कॉलम, खंबा, जैसा अपने इधर कुतुब मीनार है वैसा लीनिंग टावर ऑफ पिसा। उसको लीनिंग टावर ऑफ पिसा बोलते हैं। पिसा यानी सिटी का नाम है। और लीनिंग, इंग्लिश में लीन का मतलब क्या होता है? झुकना, बेंड होना। अगर मैं ऐसा खड़ा हो तो अभी मैं झुका नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाऊं तो बोलेंगे लीन हो गया, ऐसा हो जाऊं तो बोलेंगे लीन हो गया, और झुक जाऊंगा तो और लीन हो गया बोलेंगे। लीन होना यानी झुकना नीचे नीचे। तो ये जो टावर उस जमाने में बना था, उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, ये जो नीचे कंक्रीट, सीमेंट, मसाला जो भी भरा हुआ था होगा वो कमजोर हो गए। तो इतने मेरे ख्याल से 1-1.5 कुछ साल हो रहे होंगे शायद, तो इतने साल हो गए तो इसका कंक्रीट ढीला हो गया, मसाला। तो अब क्या हो रहा है, हर साल ये जो टावर है ये थोड़ा थोड़ा ऐसा झुक रहा है। पता नहीं किसी दिन किसी की छाती पे गिर जाएगा, मार डालेगा किसी को, पता नहीं। तो ये टावर गिर रहा है हर साल। लेकिन ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक था। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, अपने इंडिया का ताजमहल भी है उसमें, तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये अभी भी है कि पता नहीं, पहले था लेकिन। तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा, और ये हर साल झुक रहा है, गिर रहा है। तो इसलिए इसको आजकल क्या करे, रस्सी से, तार वार से बांध के रख दिए, और फिर भी बांध कर रख दिए तो गिर रहा है। तो किसी के आंख पे गिर ना जाए इसलिए उसको बांध के रखें, और गिरा के नया क्यों नहीं बना रहे।
7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक, दुनिया का सात अजूबे में से एक है वो, और उसको इतने आसानी से गिरने देना ठीक बात नहीं, उसको तोड़ देना भी ठीक बात नहीं है। तो उसको रस्सी से वायर से तार से बांध के उसको वो संभाल के रख रहे। और मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हर साल वो नियरली 1 सेंटीमीटर ऐसा गिर रहा है, 1 सेंटीमीटर ऐसा 1 सेंटीमीटर करके किसी दिन फुल गिर जाएगा वो। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। अब यहाँ चढ़ने की सीढ़ियाँ भी है, जैसे अपने इधर पानी की टंकी होती है ना, वाटर टैंक होता है ऊपर, तो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ होती है, इस पर फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इस लीनिंग टावर ऑफ पीसा में फ्लोर्स बने हुए हैं ऐसे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवंथ फ्लोर, और पता नहीं शायद कितने फ्लोर्स है, मुझे लगता है शायद 7 फ्लोर्स होंगे या पता नहीं 8 फ्लोर्स भी है क्या, 7 फ्लोर। तो उस जमाने में क्या हुआ, ये 7 फ्लोर पर कौन जाके चढ़ गए, तो प्रोफेसर गैलीलियो चढ़ गए। वही प्रोफेसर गैलीलियो जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक थियरी दिए थे, जिन्होंने कहा था सन बीच में है और सब प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं। वही प्रोफेसर गैलीलियो जिनको चर्च की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिसेस आते थे कि ऐसा मत बोलो कि अर्थ घूम रही है सन के, बोलो कि अर्थ रुकी है, ऐसा बोलते थे उनको। तो ये प्रोफेसर गैलीलियो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइंटिस्ट की गलती निकाली। साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनसे गलती हो सकती है। यू स्टडीड लास्ट ईयर इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक, आपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक लेसन था द इंटेलेक्चुअल रबिश। उस लेसन में क्या दिखा मालूम है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिस्टोटल। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, एरिस्टोटल। और आपको मालूम है एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के पिता है, यानी बायोलॉजी में बहुत रिसर्च किए इन्होंने। तो बायो में तो रिसर्च किए ही, लेकिन इन्होंने फिजिक्स में भी रिसर्च किए। हाँ, लेकिन इनसे गलती हुई, 2 गलतियां तो हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। एक गलती हमको 9th में दिखाई दी थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने क्या कहा था अपनी बुक में मालूम है, बोले औरतें लोगों के या लड़की लोगों के मुंह में कम दांत रहते बोले, और लड़कों लोगों के या आदमी लोगों के मुंह में ज्यादा दांत रहते बोले, है ना। एक साइंटिस्ट ऐसी छोटी सी चिल्लर बात बोल दे तो कितना बुरा लगता है ना। इन्होंने क्या करना चाहिए था, मिस्टर एरिस्टोटल ने अपनी पत्नी को बोलना चाहिए था, हे भगवान मुंह खोलो, और अपनी पत्नी के मुंह में जाके बैठ जाना चाहिए था और बैठ के पूरे दांत गिन लेना चाहिए था, कितने दांत कम है या ज्यादा है। तो साइंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या औरतें लोग के कम दांत रहते, आदमी लोग के ज्यादा दांत रहते, और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, लेडीज लोगों के, फीमेल्स लोगों के मुंह में, फीमेल्स हैव अ फीवर टीथ एज कंपेयर टू मेल्स। बोले औरतें लोग के मुंह में कम दांत रहते, आदमी लोगों के मुंह में ज्यादा दांत रहते। एक साइंटिस्ट को ये बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था, तो ये बात गलत हो गई उनकी। ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। आदमी औरतों लोगों को सबको इक्वल नंबर ऑफ दांत रहते, इक्वल नंबर ऑफ टीथ रहते। सबको दावत में देखो कैसे खाना खाते, चबा चबा के, निगल के, सबके इक्वल दांत रहते। तो इन्होंने क्या कहा था, गैलीलियो के पहले आए थे ये साइंटिस्ट दुनिया में, तो इन्होंने कहा था कि अगर, चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे तो जो लोग ने 9th पढ़े हैं अपनी यहाँ पर एजाज मैथ्स एकेडमी में, तो उनको तो 9th भी बता दिया था मैंने, लेकिन जो लोग ने नहीं पढ़े वो लोग सोचो कि मेरे पास में एक डस्टर है, ये लकड़ी का डस्टर, बहुत हल्का है, और ये ब्रिक भारी है। इफ आई रिलीज, ये देखो दोनों को सेम हाइट से मैं फेंक रहा हूँ, अगर मैं डस्टर और ईंट को दोनों को सेम हाइट से या किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाऊंगा ऊपर जाके, और उस बिल्डिंग से इन दोनों को एक साथ नीचे छोड़ दूं, तो आप बताओ पहले कौन नीचे जाके गिरेगा, ये भारी चीज ईंट गिरेगी या हल्का डस्टर गिरेगा। किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर से, किसी बिल्डिंग के 10वें माले से, 10वें मंजिले से भारी पत्थर एक बड़ा वाला और एक हल्का पत्थर छोटा वाला, दोनों फेंक दो, पहले कौन गिरेगा जाके, किसकी स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी और किसकी स्पीड जल्दी बढ़ते बढ़ते कौन पहले अर्थ को टच करेगा, भारी वाला या हल्का वाला। हाँ, कुछ लोग बोल रहे भारी वाला, रॉन्ग, और कुछ लोग बोल रहे हल्का वाला, दे आर राइट, है ना। नो, वो भी रॉन्ग है। भारी वाला पत्थर और हल्का वाला पत्थर, भारी ऑब्जेक्ट और हल्का ऑब्जेक्ट दोनों सेम, दोनों की स्पीड बढ़ते जाएंगे नीचे जाते समय, क्योंकि दोनों को अर्थ खींच रही है, तो दोनों में वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों की स्पीड बढ़ेगी, और दोनों में एक्सेलरेशन आएगा, दोनों की स्पीड बढ़ेगी, और दोनों की स्पीड बढ़ते बढ़ते दोनों की स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ेगी, और दोनों भी स्टोन्स
सेम टाइम पर नीचे जाकर गिरेंगे। भारी वाली ईंट, भारी वाली ब्रिक एंड हल्का वाला डस्टर, बोथ विल have their velocities increased by the same amount. The velocities of both the brick and the duster will increase by the same amount. Both will have same amount of acceleration and both the objects will fall on the ground at the same time. दोनों सेम टाइम पर नीचे जाके गिरेंगे। अगर समझो खली और अंसार सर दोनों किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे जाके खड़े हो गए और खली ने और मैंने दोनों ने जंप लगा दिए सेम टाइम पर सेम हाइट से, तो खली पहले अर्थ पर गिरेगा या अंसार सर पहले अर्थ पर गिरेगा? तो रिमेंबर, खली पहले नहीं गिरेगा, अंसार सर पहले नहीं गिरेगा। खली एंड अंसार सर बोथ विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। व्हाई? क्योंकि नीचे गिरते समय दोनों की वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों में एक्सेलरेशन आएगा, और दोनों में एक्सेलरेशन कितना आएगा? सेम एक्सेलरेशन आएगा, दोनों में सेम एक्सेलरेशन आएगा। आप कहोगे नहीं ना सर, खली तो भारी है, ये ईंट तो भारी है, भारी चीज तो जल्दी गिरती, हल्की चीज तो धीरे धीरे गिरती। नहीं, अगर खली है और अंसार सर है तो यहाँ देखो, ये फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो काय पर डिपेंड करती है? कैपिटल G पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है? फिक्स। मास ऑफ अर्थ कैसा है? फिक्स। अर्थ का मास कम ज्यादा नहीं होता। और हाइट कैसी है दोनों की? सेम। खली और मैं कहां से गिर रहे? 10th फ्लोर से बिल्डिंग के। दोनों कितने हाइट पे से गिर रहे? सेम। तो दोनों का डिस्टेंस अर्थ से दोनों का डिस्टेंस कितना है? सेम है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे से गिर रहे। तो दोनों का डिस्टेंस सेम, अर्थ का मास सेम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम रहेगी। ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, the value of acceleration due to gravity, the value of increasing in speed for Khali as well as Ansar sir will be the same and both will fall on the ground at the same time. और ये बात किसने प्रूव करके दिखाई? ये बात प्रूव करके दिखाई प्रोफेसर गैलीलियो ने। प्रोफेसर गैलीलियो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उस जमाने में लीनिंग टावर ऑफ पीसा के 7th फ्लोर पे जाके चढ़ गए और उन्होंने अपने हाथ में एक भारी पत्थर ले लिया, वो स्फीयर बोलते हैं। उन्होंने एक बड़ा स्फीयर ले लिया, भारी वाला, और एक हल्का वाला स्फीयर लिया। दिस इज हेवी स्फीयर, हेवी, एंड दिस इज लाइट स्फीयर, हल्का वाला। एक हेवी है और एक लाइट है। अरे वैसे दोनों को सेम हाइट से गिराया उन्होंने। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये वाला लाइट स्फीयर है और ये वाला हेवी स्फीयर है। दोनों को सेम हाइट पे से गिराया उन्होंने, तो दोनों क्या हुआ? अब देखो दोनों साथ में गिरे। ऐसा नहीं कि पहले ये लाइन ड्रॉ किया तो पहले ये गिर गया, बाद में वो लाइन ड्रॉ किया तो बाद में वो गिरा, नहीं, दोनों एक साथ दम, दोनों एक साथ नीचे आके गिरे। उन्होंने हल्का वाला भी पत्थर फेंका, भारी वाला भी फेंका, दोनों स्फीयर्स, दोनों पत्थर एक साथ आया और एक साथ आके नीचे गिरे। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड नीचे आते समय इसकी भी स्पीड बढ़ रही थी, 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 इसकी भी स्पीड बढ़ रही थी। दोनों की स्पीड बढ़ रही थी, इसका मतलब क्या? दोनों में एक्सेलरेशन था। और दोनों में एक्सेलरेशन क्यों आ रहा? कौन खींच रहा उनको? ग्रेविटी। तो दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा रहेगा? किसी का भी नहीं। दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास अलग अलग है। ये हल्का है, ये भारी है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। क्या? g does not depend, acceleration due to gravity does not depend on mass of the object. Acceleration due to gravity does not depend on the mass of the object. पत्थर के मास पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काय पर डिपेंड करता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू तो फिक्स है। मास ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड 6 × 10⁻24 किलोग्राम।
डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस कितना है आपसे, सेम है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम, मास सेम, जी सेम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मतलब एक्सेलरेशन सेम यानी वेलोसिटी दोनों की सेम इंक्रीज होगी, और सेम इंक्रीज होकर दोनों भी अर्थ पर सेम टाइम पर गिर जाएंगे। ठीक है, सेम टाइम पर दोनों भी अर्थ पर गिर जाएंगे, ऐसी बात है। अब यहाँ पर हम अपना क्लास लेक्चर रोक देंगे।